वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया जापान एनुअल समिट 2026। टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर और जापानीज काउंटर पार्ट ने 16th इंडिया जापान एनुअल समिट को जो है वो होस्ट किया है। तो प्राइम मिनिस्टर जो हैं उन्होंने, अगर हम देखें प्राइम मिनिस्टर जापान की, उनकी फ़र्स्ट विज़िट थी इंडिया में, और ये जो विज़िट है इसने रीइंफोर्स किया है इंडिया जापान का स्पेशल स्ट्रेटजिक एंड ग्लोबल पार्टनरशिप, जो कि अलाइन होता है जापान के इवॉल्विंग फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के साथ। तो इंडिया और जापान ने जॉइंट डिक्लेरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी इशू किया है ताकि वल्नरेबिलिटीज़ कम हो सकें जो कंसनट्रेटेड सप्लाई चेन सही हो रही हैं। ठीक है, तो दोनों कंट्रीज़ ने एआई के कंटेक्स्ट में अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेटजिक R&D पार्टनरशिप में इवॉल्व किया है। इंडिया एआई मिशन और जापान का जो जेनियक इनिशिएटिव है उसके बीच में कोलैबोरेशन रहेगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स पर IIT बॉम्बे, भारत जैन जापान का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेटिक्स काम करेंगे। सेफ, सिक्योर और ट्रस्टवर्दी एआई देने के ऊपर फोकस है। डिफेंस कोऑपरेशन में भी जो है पहली बार इंडिया जापान डिफेंस को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साइन हुआ है। जॉइंट डेवलपमेंट होगी नेवल रेडियो एंटेना यूनिकॉर्न की। जापान का जो रीसेंट रिलैक्सेशन हुआ है डिफेंस एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस में, उसका फ़ायदा इंडिया को मिलेगा। जापान ने अनाउंस किया है कि इन्वेस्टमेंट होगी 10 ट्रिलियन येन की इंडिया में अगले एक दशक में, और लगभग डबल हो जाएगी नंबर ऑफ जापानीज़ कंपनीज इंडिया में जो ऑपरेट हो रही हैं। अब सेक्टर वाइज अगर हम देखें, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स में, क्रिटिकल मिनरल एक्सप्लोरेशन में, फिर जो है एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको बायो एनर्जी में देखेगा एक इनिशिएटिव, इंडिया जापान कोऑपरेटिव बायोगैस फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव, जिसमें 1000 बायोगैस और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्लांट्स अक्रॉस इंडिया लगाए जाएंगे इंडिया के डेयरी कोऑपरेटिव सेक्टर का नेटवर्क यूज़ करते हुए। जापान जो है इंडिया पर इसलिए भी आउटरीच रखता है क्योंकि चाइना की मिलिट्री असर्टिवनेस है। इंडिया इसलिए उसकी जो है FOIP जो स्ट्रेटजी है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक की, उसमें सेंट्रल पोजीशन रखता है। जापान जो है साइमल्टेनियसली अपनी डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज़ को भी एनहांस कर रहा है डिफेंस की, और ये इंडिया की जो के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया के साथ उसकी स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट इंडो पैसिफिक में बढ़ती जा रही है। दोनों कंट्रीज़ जो है अगर हम देखें रेगुलर मिलिट्री ड्रिल्स भी करते हैं, 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स में एंगेज होते हैं। जापान जो है अमंग इंडिया का लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स है। इंडिया जो है लार्जेस्ट रिसिपिएंट भी है जापान के ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस का। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट इशू जो है, जो प्रोमिनेंट इशू है, वो है ट्रेड इम्बैलेंस जो है वो स्क्यूड है जापान के फेवर में। ये जो है स्ट्रेटजिक सिग्निफिकेंस अगर हम देखें इंडिया के लिए क्या है कि हमारी जो रिजिलियंट सप्लाई चेन्स हैं वो स्ट्रेंथन होंगी अंडर चाइना +1 स्ट्रेटजी, जितना हम जापान के साथ एंगेज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर VPN। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंटर जो है वो एक एक्सपेंसिव लीगल फ्रेमवर्क पर काम कर रहा है ताकि रेगुलेट हो सके वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कंपनीज या फिर प्रोवाइडर्स। अब इसके अंदर क्या होगा कि VPN कंपनीज को एस्टैब्लिश करनी पड़ेंगी लोकल प्रेजेंस इंडिया में, और और कंप्लायंस ऑफिसर्स लगाने पड़ेंगे जो कि गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। अब VPN क्या होता है? ये यूज़र्स को अलाउ करता है कि वो अपने IP एड्रेस को मास्क कर सकें, और जो इंटरनेट ट्रैफिक है वो सर्वर्स जो बाहर लोकेटेड है किसी और कंट्री में, उसके थ्रू जो है वो चेंज कर सकें। तो ऐसा लगता है फिर इसमें कि जो है ट्रैफिक किसी और कंट्री से आ रहा है और यूज़र की जो रियल लोकेशन है वो हाइड हो जाती है। तो बेसिकली VPN जो है वो अनोनिमस आपको ब्राउजिंग अलाउ करते हैं। जैसे प्रोटोन VPN देखें हम, तो इसमें जैसे ही हमने इंडिया में टेलीग्राम ब्लॉक किया तो प्रोटोन VPN पर डेली साइनअप्स जो है इंडिया से 120% बढ़ गए। लोगों ने वहाँ से जाके टेलीग्राम को एक्सेस करना शुरू कर दिया। अब न्यू फ्रेमवर्क के अंदर गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि इन VPN कंपनीज़ को इंडिया में ऑफिसेज बनाने पड़ेंगे, कंप्लायंस ऑफिसर्स को हायर करना पड़ेगा, और अगर कुछ नॉन कंप्लायंस रहती है तो उनको पीनल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, मतलब जो जेल टर्म्स होंगे लोकल एम्प्लॉयज़ के लिए। अब ये रिक्वायरमेंट जो है वो सेम वैसी ही ऑब्लिगेशंस हैं जो जैसे IT रूल्स 2021 में लार्ज सोशल मीडिया कंपनीज़ पर इम्पोज की गई हैं। गोल ये है कि एक लोकल पॉइंट ऑफ कंटैक्ट हो गवर्नमेंट के साथ, जिसमें कि जो ब्लॉकिंग के ऑर्डर्स हैं गवर्नमेंट उसे दे सके। अब ये कोई पहला अटैम्प्ट नहीं है कि हम रेगुलेट करना चाह रहे हैं VPNs को। 2022 में सर्टेन ने भी ट्राई किया, लेकिन वो एक तरह से सेटिस्फैक्ट्री उसने रिजल्ट्स नहीं दिखाए। VPN कंपनीज ने सिंपली रिफ्यूज़ ही कर दिया कंप्लाई करने से। अब 2022 का जो डायरेक्टिव था उसमें मेजर VPN ऑपरेटर्स ने क्या किया, अपने फिजिकल सर्वर्स जो हैं वो इंडिया से हटाकर सिंगापुर के थ्रू ट्रैफिक राउट करना शुरू कर दिया। प्रोटोन VPN ने जो है कहा कि हम तो इसको नहीं मानेंगे क्योंकि मास सर्वेलेंस लॉ है। VPN कंपनीज जो हैं, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है इनको रेगुलेट करने में
कि वीपीएन कंपनीज जो है वो आउटसाइड इंडिया ऑपरेट करने लग जाती हैं, फिर जो है कंप्लायंस जो है वो उसको करवाना उनसे डिफिकल्ट हो जाता है। गवर्नमेंट का ये कहना है कि वीपीएन जो है अंडरमाइन करती हैं लॉफुल कंटेंट ब्लॉकिंग को और सर्कमवेंशन ऑफ ऑर्डर्स को इनेबल करती हैं, लेकिन वीपीएन्स कह रहे हैं कि वो एक लेजिटिमेट प्राइवेसी एनहेंसिंग टूल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हाउ इंडियाज बिगेस्ट टेम्पल सेफ गार्ड डोनेशंस। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कुछ रीसेंट एलिगेशन हुई हैं थेफ्ट ऑफ डोनेशंस की राम टेम्पल में अयोध्या में, और उससे जो है पब्लिक अटेंशन गई है कि कैसे इंडिया के जो मेजर टेम्पल्स हैं वो अपनी डोनेशंस को मैनेज करते हैं। इंडिया के जो बिगेस्ट टेम्पल्स हैं उसमें ब्रॉड डोनेशन जो है वो रिमार्केबली सिमिलर है। सिर्फ जो अगर हम देखें तो जो डोनेशन बॉक्सेस जिन्हें हुंडीज़ कहते हैं उनमें जो ऑफरिंग्स होती हैं उन्हें सिर्फ ऑथोराइज पर्सोनल ही जो है रिमूव कर सकते हैं। काउंटिंग सेंटर्स में ले जाया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है कैश को, कॉइन्स को, वैल्यूएबल्स को काउंट करके रिकॉर्ड किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट्स में। पूरा प्रोसेस जो है वो सीसीटीवी सर्वेलेंस में होता है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टेम्पल्स की जो जर्नी है डोनेशन की वो तो लगभग सिमिलर ही होती है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस जो उसे गवर्न कर रहे हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। कौन उसे सुपरवाइज कर रहा है हर स्टेज पर, कौन अपॉइंट कर रहा है उन हैंडलर्स को, क्या लीगल या एडमिनिस्ट्रेटिव सेफ गार्ड्स हैं, वो सब जो है वो डिफरेंट होते हैं। अब राम टेम्पल जो है उसमें ट्रस्ट लेड सिस्टम है, मतलब ट्रस्ट ही सब कुछ मैनेज करता है। ऐसे तिरुपति जो है वहाँ पर पराकमनी सिस्टम है जिसमें कि टीटीडी का फाइनेंस स्टाफ है, नेशनलाइज बैंक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, बैटेड वॉलंटियर्स होते हैं। ऐसे ही जगन्नाथपुरी का तो पूरा प्रोसीजर लॉ में लिखा हुआ है। ठीक है, हुंडीज जो है वो सिर्फ टेम्पल एडमिनिस्ट्रेटर या फिर गजटेड ऑफिसर से ही खोल सकते हैं। वैष्णो देवी जो है वहाँ पर कॉर्पोरेट स्टाइल मॉडल फॉलो होता है। ठीक है, फाइनेंस सिक्योरिटी ऑपरेशन जो है वो स्पेशलाइज डिपार्टमेंट्स द्वारा रन होते हैं। सिद्धि विनायक टेम्पल जो है उसमें ओवरसाइट जो है काउंटिंग टेबल पर होती है। ठीक है, काशी विश्वनाथ तो गवर्नमेंट आ जाती है इस प्रोसेस में, पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास ये पार्ट है। अब राम टेम्पल क्यों डिफरेंट है? जितने भी पुराने टेम्पल्स हैं वो किसी ना किसी डेडिकेटेड स्टेट लेजिस्लेशन के अंडर जो है वो गवर्न होते हैं। लॉज जो है वो गवर्निंग बॉडीज़ बनाती हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स की पावर्स बनाती हैं, फाइनेंशियल प्रोसीजर्स बनाती हैं। लेकिन राम टेम्पल जो है वो एक सिर्फ ट्रस्ट के थ्रू काम कर रहा है, ट्रस्ट डीड के थ्रू, कोई डेडिकेटेड स्टैट्यूट नहीं है। डे टू डे मैनेजमेंट, अपॉइंटमेंट्स, फाइनेंसिस पूरे का पूरे ट्रस्ट के पास हैं। और बहुत से जो ऑफिस बेरर्स हैं डोनेशन मैनेजमेंट में उनकी कोई ना कोई एसोसिएशन, आरएसएस या उनके एफिलिएट्स के साथ हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कंसंट्रेटेड है विद इन द ट्रस्ट स्ट्रक्चर। एक प्राइवेट इंटरनल ऑडिट भी हुआ नवंबर 2020 में, उसमें भी ट्रस्ट जो ट्रस्ट ने खुद करवाया था ऑडिट, उसमें मैनेजमेंट स्ट्रक्चर को बताया गया कि बहुत ही अनप्रोफेशनल है। अनलाइक मैनी टेम्पल बोर्ड्स, राम टेम्पल जो है उसमें कोई मैंडेटरी फाइनेंशियल ऑडिट्स की ज़रूरत नहीं है स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट की। ट्रस्ट ने पब्लिकली डिस्क्लोज भी नहीं किया कि उस 2020 की ऑडिट रिकमेंडेशंस को क्या उन्होंने इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, विक्रम-1 रॉकेट। ये टॉपिक आपके साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का पहला प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट जो है वो अपने मेडन लॉन्च के लिए तैयार है। विक्रम-1 रॉकेट जो है इंडिया का पहला डेवलप्ड ऑर्बिटल क्लास रॉकेट है जिसको स्काई रूट एरोस्पेस ने डेवलप किया। 7 स्टोरी टॉल मल्टी स्टेज ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। इसको ऑल कार्बन कंपोजिट स्ट्रक्चर के साथ बिल्ड किया गया है और इसकी जो कैपेसिटी है ये कैरी कर सकता है स्मॉल सैटेलाइट्स वेइंग अप टू 350 किलोग्राम्स टू लो अर्थ ऑर्बिट एंड 260 किलोग्राम्स इनटू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट्स। 4 स्टेजेस जो इसकी हैं वो 4 स्टेजेस टोटल हैं। फर्स्ट 3 स्टेजेस सॉलिड फ्यूल्ड हैं, 4th स्टेज जो है वो लिक्विड अपर स्टेज है और इसको बिल्ड किया गया है टारगेट करने के लिए स्मॉल सैटेलाइट सेगमेंट को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, ई सारस प्लेटफॉर्म। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ई सारस प्लेटफॉर्म जो है उसने अपनी जो रीच है उसको एक्सपैंड कर लिया है। 8.62 करोड़ जो है विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स जो हैं अब उनके पास एक्सेस है ई सारस का। ई सारस को डेवलप किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द्वारा। एक ऑफिशियल ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो एक्सक्लूसिवली बनाया गया है प्रोडक्ट्स मेड बाय विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड देयर फेडरेशंस। और ये इनेबल करेगा आर्टिसंस को कि वो डायरेक्टली जो है कंज्यूमर्स को बेच सकें बिना अपनी किसी मल्टीपल इंटरमीडियरीज पर रिलाय किए हुआ। और ये पोजीशन करेगा इंडिया के रूरल आर्टिसंस को कि वो कम्पीट कर सके लार्जर मार्केट्स में बिना लूज़ किए ऑथेंटिसिटी ऑफ देयर क्राफ्ट। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी और गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने कंक्लूड किया है 2nd एडिशन ऑफ नेशनल स्केल ओलंपियाड ऑन सी फूड वैल्यू एडिशन। तो मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है स्टेचुटरी बॉडी है जिसका प्राइमरी टास्क है प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स। इसको सेटअप किया गया बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ड्यूरिंग 1972। डेवलप और रेगुलेट करती है ऑफ शोर और डीप सी फिशिंग, रजिस्टर करती है फिशिंग वेसल्स को, रेगुलेट करती है एक्सपोर्ट ऑफ मरीन प्रोडक्ट्स। इसने सेटअप किया है 5 फुल फ्लैश्ड क्वालिटी कंट्रोल लेबोरेटरीज़ को
और इसके ट्रेड प्रमोशन ऑफिस हैं न्यू दिल्ली, टोक्यो और न्यूयॉर्क में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा ये गवर्नड है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। टॉपिक गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस और एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आयरीना की रिपोर्ट के हिसाब से रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स जो 2025 में कमीशन हुए, उन्होंने लगभग $480 बिलियन के फॉसिल फ्यूल कॉस्ट को ग्लोबली कम किया है। तो आयरीना जो है वो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो 2009 में इस्टेब्लिश हुई। एक प्रिंसिपल प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनल कॉपरेशन का। 170 मेंबर्स हैं इसके। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। अबू धाबी में इसका हेडक्वार्टर है। असेंबली इसकी जो है अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। और आयरीना एक ऑफिशियल यूएन ऑब्जर्वर भी है। ओके, so now let us see all these topics in English. So the first topic is India-Japan Annual Summit 2026. This topic is important for your international relations. So Indian Prime Minister and his Japanese counterpart has held the 16th India-Japan Annual Summit in New Delhi. So this summit is important because this is Prime Minister Takaichi's first visit to India, and the Prime Minister of Japan has reinforced the India-Japan special strategic and global partnership, and this is aligning with Japan's evolving free and open Indo-Pacific strategy. So India and Japan issued a joint declaration on economic security so as to reduce vulnerabilities arising from geopolitical disruptions and concentrated supply chains. Both countries have elevated their AI partnership into strategic R&D partnership, in which there will be collaboration between India AI Mission and Japan's JANAC initiative. So IIT Bombay, Bharat Jan, Japan's National Institute of Informatics on LLMs will be there. Safe, secure, and trustworthy AI will be the focus. Okay, the summit also witnessed the first India-Japan Defense Co-Development Project. So there will be joint development of naval radio antenna called Unicorn. Japan's recent relaxation of defense export restrictions also creates opportunities for greater defense collaboration with India. Japan also announced an investment of 10 trillion yen in India over the next decade. It also plans to double the number of Japanese companies operating in India. Okay, so if we look at sector-wise agreements, cooperation in strategic petroleum reserves, maritime energy transport, joint investments in energy supply chain resilience were announced. MOUs were signed on critical mineral exploration. Important part is also bioenergy, where India-Japan cooperative Biogas for Growth initiative was announced so as to establish 1,000 biogas and organic fertilizers plants across India using dairy cooperative networks. So Japan's outreach to India is driven by growing Chinese military assertiveness, and India occupies a central position in the FOIP strategy of Japan. Japan is simultaneously strengthening its domestic capabilities, the benefit of which will, of course, be felt for India also. The two nations conduct joint military exercises and engage in 2+2 ministerial dialogues. Japan is also among India's largest investors. India remains the largest recipient of Japan's official development assistance, and both countries are strengthening resilient supply chains under the China Plus One strategy also. So the next topic is stricter rules for VPN. This topic is important for our governance section. So central government is working on an expansive legal framework to regulate virtual private network, and these proposed rules could require VPN companies to establish a local presence in India and appoint compliance officers to liaise with the government. So a VPN lets users mask their IP address and route their internet traffic through servers located elsewhere, making it appear as if the traffic has originated from another country while hiding the user's real location. So VPNs allow anonymity. Okay, like for example, when the Telegram was banned recently, we saw how Proton VPN saw signups from India jumping about 120%. But what will be the new framework? The proposed rules would require the VPN operators to establish offices in India, hire compliance officers to address government grievances, face penal consequences in case of non-compliance, especially jail terms for local employees. These requirements are similar to the ones that were laid out for large social media companies under IT rules 2021. The goal is to have a local point of contact with the government who can be asked to directly block access to prohibited content. So this is not the first time that the government is trying to regulate VPNs. In 2022, CERT-In tried to regulate them through a controversial directive requiring VPN providers to store the extensive customer data for a period of 5 years. But VPN companies simply refused to comply. So the 2022 directive backfired in a telling way. Rather than complying, major VPN companies simply removed their physical servers from India and they start routing
Indian traffic through Singapore. Proton VPN was blunt at that time, and it called this directive as invasive Mars surveillance law. VPN companies, it is difficult to regulate them because they can operate entirely from outside India. Forcing compliance is difficult for them, of course. So, government is saying that VPNs undermine lawful content blocking and enable circumvention of orders, but VPN companies say they are legitimate privacy enhancing tools. So the next topic is how India's biggest temples safeguard donations. This topic is important for our governance section. So recent allegations of theft at donations at Ram Temple in Ayodhya have brought public attention to how India's major shrines handle the vast offerings they receive. According to India's biggest temples, the broad donation journey is remarkably similar. Offerings are placed in hundis, which are basically donation boxes, and they are removed by authorized personnel, shifted to counting centers, segregated into cash, coins, and valuables. Then they are counted and recorded, and then deposited into designated bank accounts. The entire process mostly is under CCTV surveillance. So almost all temples follow this journey of donation, but the the difference lies in institutions which govern it. Okay, who supervises each stage, who appoints the handlers, and what legal and administrative safeguards ensure accountability. For example, in Ram Temple, there is a trust-led system. In Tirupati, we have a Parakamani system which involves permanent TD finance staff, nationalized bank representatives, and vetted volunteers. In Jagannath Puri, the entire process is written into law. Okay, hundis are operated opened under temple administrator or a gazetted officer. In Vaishno Devi, a corporate style model is being followed. Finance, security, and operations run through specialized departments. In Siddhivinayak, the oversight is at the counting table. Okay. At Kashi Vishwanath, the process is handled by the government, the district administration, is, in fact. So, where the Ram temple stands apart. So, most older major temples are run under dedicated state legislation. These laws govern the bodies. They define administrative powers, prescribe financial procedures, and provide for government oversight and statutory audits. But Ram temple is different. So the Ram temple runs through a trust deed, not a dedicated statute. So therefore, day-to-day management, appointments, and finances rest entirely with the trust. At Ram temple, the several key office bearers involved in donation management have long associations with RSS or its affiliates, and therefore the responsibility is concentrated within the trust structure. Okay. A private internal audit commissioned by the trust itself described the management structure as highly unprofessional in 2020. Unlike many temple boards, Ram Temple Trust is not subject to mandatory financial audits by the state or central government, and Trust has not yet publicly disclosed whether the 2020 audit's recommendations were fully implemented or not. So the next topic is Vikram 1 rocket. This topic is important for your science and tech section. So India's first privately developed orbital class rocket is all set for its maiden launch. So this is India's first privately developed orbital class rocket developed by Skyroot Aerospace. It is a 7-story tall multi-stage orbital launch vehicle. It is built with an all-carbon composite structure. So it is designed to carry small satellite weighing up to 350 kg to low Earth orbit and 260 kg into sun synchronous orbit. It has 4 stages, and the first 3 stages are solid fuel, topped by a hypergolic liquid upper stage for precise orbital adjustments. It is built to target the small satellite segment. Okay. So the next topic is eSaras platform. This topic is important for your governance and economy section. So eSaras platform has significantly expanded its reach over the years, and more than 8.62 crore women self-help group members have now access to digital storefront called eSaras. This has been developed by Ministry of Rural Development. It is the official online marketplace built exclusively for products made by women self-help groups and their federations. So this enables artisans to sell directly to consumers without relying on multiple intermediaries. It is positioning India's rural artisans to compete in larger markets without losing the authenticity of the craft. So the next topic is Marine Products Export Development Authority. So MPDA has recently concluded the second edition of the National Scale Olympiad on Seafood Value Addition. MPDA is statutory body entrusted with the primary task of promotion of export of marine products. So it was set up by an Act of Parliament during 1972. It has its functions which include developing and regulating offshore and deep sea fishing, registering fishing vessels, regulating the export of marine products. So it has set up full-fledged quality control laboratories at Kochi, Nellore, Bhimavaram, Bhubaneswar, and Porbandar. It has trade promotion offices at New Delhi, Tokyo, and New York, and its nodal ministry is Ministry of Commerce.
So the next topic is International Renewable Energy Agency. This topic is important for your environment section. IRENA, as per IRENA, renewable energy projects which were commissioned in 2025 helped avoid an estimated $480 billion in fossil fuel costs globally. So IRENA is an intergovernmental organization which was founded in 2009. It serves as the principal platform for international cooperation. It has 170 members. India is also one of the founding members of IRENA. It is located in Abu Dhabi. It Assembly is the ultimate decision-making authority of Assembly holds the ultimate decision-making authority over IRENA's functioning, and IRENA is also official UN observer. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.